Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Podar Management Training Institute, Guatica. Students, today we will teach about the gender and family और इसके साथ में हम पढ़ेंगे लैंगिक नियंत्रण के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आइए सबसे पहले इसकी अवधारणा या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लैंगिक नियंत्रण के स्रोत कई मानकों में सामाजिक संस्थाएं लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं, जो कि लैंगिक शक्तियों के लिए स्वनियंत्रण का आधार बनाती है और लैंगिक विवादों को नियंत्रण करने के लिए दो प्रमुख साधन हैं। वो साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धर्म। लैंगिक व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला साधन धर्म कहलाता है। सभी धर्म लिंग की प्रजननकारी भूमिका को महत्व देते हैं, यानी सभी धर्मों में, ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है कि केवल पुत्र हो या पुत्री हो, इस तरह से वो महत्व नहीं देते हैं जेंडर को। लेकिन न सिर्फ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, सभी धर्मों के लोग इसी प्रकार से एक अपेक्षा रखते हैं। सभी धर्म लिंग वैराग्यपूर्ण तथा परिवार को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों के नज़रियों का समर्थन करते हैं और लोग धार्मिक संघों और सीमाओं के उद्देश्य को लैंगिक व्यवहार से जुड़े मानकों को, मान्यताओं को सीखते हैं कि किस प्रकार से मान्यताएं हैं और किस प्रकार से जो है इस प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। अब इसके बाद में है दूसरे नंबर परिवार। लैंगिकता को नियंत्रण करने के लिए परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में अधिकतमवाद के भीतर ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है और ऐसा कहा जा सकता है कि वह की सामूहिक भूमिका है, यानी परिवार में इस नियम को कठोरता के साथ निभाया जाता है। इस प्रकार से समस्त सामाजिक भेदभाव का आधार क्या है? समस्त सामाजिक भेदभाव का आधार प्रजनन तंत्र ही है, जिसे हम सामाजिक लिंग भेद जो कि पूर्ण रूप से सामाजिक है और इसका शारीरिक या प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति की समझ में नहीं आता है। अभी तक इसके संदर्भ में कई चर्चाएं वो करते हैं, जबकि वास्तविकता का उन्हें अभी ज्ञान नहीं है। इसके बाद में है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो प्रजनन क्रिया है, ये किन पर आधारित है? ये 5 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होती हैं। सबसे पहला होता है इसमें पितृसत्तात्मक की व्यवस्था और प्रजनन। इसमें जो है बड़े बुजुर्ग जो परिवार में होते हैं, जो पिता घर में प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वही इस बात का निर्णय लेते हैं संतान उत्पत्ति की अधिकता या कम या परिवार को सीमित करने का विचार या उससे संबंधित योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं और ये उन्हीं के ऊपर लागू होती हैं। इसका दूसरा कारण है प्रजनन नियंत्रण। पुरुष प्रजनन नियंत्रण करना या न करना, यह से स्वीकार कर देना या से स्वीकार करना, ये केवल पुरुषों का कार्य ही माना जाता है। इसमें किसी प्रकार की नारी शक्ति की जो है इसकी राय नहीं ली जाती है और न ही उसको पूछा जाता है। तीसरा है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। पितृसत्तात्मक व्यवस्था और प्रजनन क्रिया में व्यक्तियों का जो है हाथ रहता है, वही उनके नियंत्रण में रहता है। सभी प्रकार के संसाधनों, खरीद बेचान, नवीन वस्तुओं का लाना, खेत खलियान, सभी तरह के जितने भी घर में कार्य है वो पुरुष ही करते हैं बाहर जाकर, और ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार की व्यवस्था जो है लागू चली हुई आ रही है और हम इसे देखते हुए आए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं मिला है। वंश को बढ़ाने का माध्यम, ऐसा माना जाता है कि पुरुष जो होता है, अगर पुत्र नहीं हो तो इसका मतलब वंश बढ़ने का माध्यम नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आजकल लड़कियां भी लड़कों के बराबर जो है कार्य करने लगी हैं
देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंची है और भी इन्होंने कई कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और वह जो है इस मामले में स्वतंत्रता चाहती हैं। इसके बाद में है रीति रिवाज व रूढ़ियाँ। हमारी परंपरा के अनुसार प्रत्येक परिवार में एक पुत्र का जन्म होना जरूरी होता है। ऐसे कहा जाता है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन को जो है अगर पुत्र के द्वारा क्रियाकर्म किया जाए और वह कार्य किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसी प्रकार की रीति रिवाज और रूढ़ियाँ जो हैं अधिक जो है संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करती हैं। लिंग भेदभाव होता है और एक पुत्र की चाह में अनेक पुत्रियाँ हैं जन्म ले लेती है। तो इस प्रकार से ये जो है पितृसत्तात्मक की व्यवस्था इस प्रकार की रहती है। अब इसके अंदर है लर्नर युते 1986 के अनुसार उन्होंने कहा था कि पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व को अभिव्यक्त और संस्थागत कारण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति करती है, और संस्थागत कारण ये सामान्य रूप से स्त्रियों के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों को जो है इस प्रकार से महसूस करवाया जाता है कि वह उनका परिवार में सिर्फ एक ही कार्य है। वो कार्य क्या है कि वो कार्य की घर का कार्य करना, घरेलू कामकाज करना, वो उनकी व्यवस्था करना, वो वहाँ रहने वाले पुरुषों के लिए खाना बनाना, वस्त्र जो है उनके धोना, और जो है घर में अगर लड़कियाँ हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना, उनको जो है पाठ पढ़ाना, उनकी अच्छी बातें समझाना, उनको घरेलू कार्य सिखाना। लेकिन पुत्रों के ऊपर जो है स्वभावतः है प्रारंभ से ही वे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रखती हैं, चाहे वह बड़ा होकर अपराधी क्यों न हो जाए। इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं रहती है और इन व्यवस्थाओं पर अब नियंत्रण करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। जो है हम फिर से एक नए सामाजिक और परिवार की व्यवस्थाओं के टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।